बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, पीडीज के 8th लेक्चर में हम कॉशीज़ प्रॉब्लम फॉर कुज़ाई लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीज डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में भी हम दो काम करेंगे। एक तो कॉशीज़ प्रॉब्लम फॉर कुज़ाई फर्स्ट ऑर्डर पीडीज डिस्कस करेंगे, और दूसरा काम जो है, इस मेथड की मदद से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पंजाब यूनिवर्सिटी में 2015 में आया हुआ है। Current lecture is, as you know, for BS Mathematics PDs, BS Physics PDs, MSc Mathematics, MSc Physics, PPSC, FPSC, Lecturer Mathematics, FPSC, PPSC or CSS Mathematics. Okay, Cauchy's problem for quasi linear first order PDs. The general solution of quasi linear PDE is f u v is equal to 0, where f is an arbitrary function and uxyz is equal to c1 and vxyz is equal to c2. Form the solution of the equations dx over a is equal to dy over b is equal to dz over c. अच्छा भाई, यहाँ तक तो लग्रांज प्रॉब्लम है। हमने पिछले लेक्चर में लग्रांज प्रॉब्लम किया था सॉल्व। मैं सारी स्टेटमेंट आपको फिर पढ़ देता हूँ। कहता है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द कुजाई पीडी, कुजाई लीनियर पीडी, ये एक कुजाई लीनियर पीडी है। कुजाई लीनियर पीडी कौन सी होती है? जिसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हैं वो लीनियरली इन्वॉल्व हों। तो उसका लीनियर होना ज़रूरी नहीं है। ये लीनियर इसलिए नहीं है क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल z जो है मल्टीप्लाई हो रहा है उसके डेरिवेटिव के साथ। लीनियर नहीं है, लेकिन कुजाई लीनियर है। इसका सोल्यूशन वो कहता है ये है f ऑफ u v इज इक्वल टू 0। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, एक f है, एक u और एक v है। तो नज़र आ रहा है कि f u और v का फंक्शन है, और वो से कहता है वो आर्बिट्ररी फंक्शन है। किसका? u और v का। और u और v कहाँ से हासिल हो रहे हैं? वो x y z के फंक्शन है, और वो कांस्टेंट c1 c2 के बराबर हैं। और वो आते कहाँ से हैं? वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आते हैं। इस इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं वैसे। dx over a इज इक्वल dy और v इज इक्वल dz over c, जिसमें a b c यहाँ से आए हुए हैं। पार्शियल z और पार्शियल x का कोएफिशिएंट जो कुछ भी होगा a कहलाएगा, पार्शियल z और पार्शियल y का कोएफिशिएंट जो भी होगा b कहलाएगा, और पार्शियल z और ये कांस्टेंट इधर जो पड़ा होगा फंक्शन, सॉरी, c x y z जो डेरिवेटिव के बगैर है वो c कहलाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो लग्रांज मेथड ही है, यानी आपने इस क्वेश्चन को, कॉशी प्रॉब्लम जो है उसमें भी आपने लग्रांज मेथड से ही करना है। तो डिफरेंस क्या होगा? आपको याद होगा जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे तो दो तरह से आप, एक तो उसका जनरल सॉल्यूशन मालूम करते थे, एक उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको उसने कोई खास इंफॉर्मेशन साथ दी होती थी जिसको अप्लाई करके आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम करते थे। यानी पहले स्टेप में आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जनरल सॉल्यूशन मालूम करते हैं, और जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं। अब उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए, या एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, उसे कहना चाहिए उसकी वैल्यूज मालूम करने के लिए, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं सॉल्यूशन में, उनकी वैल्यूज मालूम करने के लिए उसने खास इन्फॉर्मेशन साथ दी होती है। वो आप अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट्स की वैल्यूज आ जाती हैं, और फिर वो कांस्टेंट की वैल्यूज आती हैं, उनको जनरल सॉल्यूशन में दोबारा पुट करके आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन हासिल करते हैं। तो यही कुछ यहाँ पे है। लैग्रांज मेथड से आपने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है इस तरह से, इन स्टेप से। अब उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे सॉल्यूशन में, उनकी वैल्यूज मालूम करने के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, वो इन्फॉर्मेशन वो अप्लाई करेंगे तो उनकी वैल्यूज मालूम हो जाएंगी। तो फिर जो अब सोल्यूशन आएगा वो कहलाएगा काशीज प्रॉब्लम फॉर क्वाज़ाई लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो ये मेथड जो है काशी ने इंट्रोड्यूस करवाया तो उसके नाम से है। अब ये बात जो मैं भी आपको समझा रहा था वही यहाँ पे लिखी हुई है। रिकॉल दैट द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम of a first order ordered differential equation asks for a solution of the equation which has given value at the given point. इनिशियल वैल्यू, ये बात कर रहा है, जनरल की बात कर रहा है, इनिशियल वैल्यू की बात कर रहा है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जनरल सोल्यूशन मालूम करने के बाद आपसे वो कहता है कि कांस्टेंट की वैल्यू भी मालूम करें। उसके लिए उसने साथ कुछ इनिशियल कंडीशन दी होती है। एग्जैक्टली यही यहाँ पे करेगा कि Cauchy problem for PD1, ये जो इक्वेशन नंबर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 दी हुई है, asks for a solution of one which has given values on the given curve in R square. तो अब ये आपको वो वैल्यू देता है, यानी Cauchy जो है, Cauchy जो प्रॉब्लम है उसमें आप क्या सॉल्व करते हैं कि जो लग्रांज से आप सॉल्व करके आए थे उसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन, यानी वो पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं कॉन्स्टेंट्स की। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है। यहाँ उसने कहा है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल सरफेस ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अच्छा, यहाँ तक तो है लग्रांज प्रॉब्लम, इसमें उसने हालांकि लिखा नहीं हुआ, लेकिन समझ आ गई है। ये पी क्या होता है, ये पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स होता है। क्यू क्या होता है, पार्शियल जेड और पार्शियल वाई। तो फिर समझ आ गई है कि पी का जो कोएफिशिएंट ये सारा जो है ये ए है, यानी आपके पास ये जो है ये ए है, पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स का कोएफिशिएंट। और दूसरा ये वाला सारे का सारा जो है ये बी है, और ये सारे का सारा सी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे डी एक्स और ए इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई और बी इज इक्वल टू डी जेड और सी, और फिर मल्टीप्लायर्स ढूंढेंगे जैसे हम वो किया था, लेकिन अभी फिर दोबारा मैं आपको सारा तफसील से बता देता हूँ। तो मैं बता ये रहा था कि चूंकि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल सरफेस ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पार्शियल डिफरेंशियल की कंप्लीट इंटीग्रल सरफेस उसने कही और आ गई। यहाँ तक अगर रुक जाए तो ये लग्रांज प्रॉब्लम है। आप जो लेक्चर नंबर 7 में हमने किया था उसी तरह करके फारुग हो जाएंगे। लेकिन कुछ बात आगे चली है, कहता है कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 1। ये उसने दी है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की मदद से जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन पुट करके बारी बारी जो उसमें कांस्टेंट्स अपीयर हो रहे होंगे उनकी वैल्यूज निकालेंगे और दोबारा सोल्यूशन पुट करेंगे, तो फिर जो सोल्यूशन आएगा वो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, और वो है काशीज प्रॉब्लम। अब जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पेपर में क्वेश्चन आया उसमें उसने काशी प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चला कि ये जो उसने साथ इंफॉर्मेशन दे दी हुई है जस्ट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, इस इंफॉर्मेशन से पता चला कि ये काशीज प्रॉब्लम ऑफ कोसाई लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीज है। हाँ जी, क्या डिफरेंस हुआ लग्रांज मेथड में? लग्रांज मेथड में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन कांस्टेंट्स की वैल्यूज मालूम करने के लिए उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, हमने निकालते। कॉशीज प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि उसमें उसने कांस्टेंट की वैल्यूज मालूम करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है, इसलिए हम वो इन्फॉर्मेशन यूज करके कांस्टेंट की वैल्यूज डिटरमिन कर लेते हैं और कंप्लीट सोल्यूशन आ जाता है। जी, सोल्यूशन की तरफ हम चलें तो ये तो होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मैंने ऊपर मार्क किया है। इसमें ए आपके पास क्या है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड, और बी क्या है, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड, सी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड। ये ए बी सी आगे। एक्सिलरी इक्वेशंस जो हैं वो क्या होंगी, जैसे बताया था डी एक्स ओवर ए इज इक्वल डी वाई ओवर बी इज इक्वल टू डी जेड ओवर सी, तो वो लिख दी हैं डी एक्स ओवर दिस, डी वाई ओवर दिस और डी जेड। अब मल्टीप्लायर्स ढूंढने हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये कोई मेथड जो है कोई पेट फार्मूला नहीं है। आपने इस तरह ही करना है कि आपने मल्टीप्लाई करना है इसको किसी के साथ, फिर इसको किसी के साथ, फिर इसको किसी के साथ, फिर उनको ऐड करके देखना है कि आंसर 0 आता है कि नहीं आता। तो ये आपको लर्निंग होगी प्रैक्टिस के साथ। डिफरेंट क्वेश्चन जो मैंने अपनी बुक में दिए हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको स्ट्रेटजी समझ आ जाएगी। यूजुअली जो है वो 1 1 1 से स्टार्ट करें तो पता करें कि ये तो नहीं होता। ये देखना 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, वो क्या आएगा माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर, वो कटेगा नहीं। अलबत्ता यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करा दें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ ये कुछ गैस हो रहा है। एक्स से मल्टीप्लाई करा के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उधर वाई से मल्टीप्लाई करा के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये चांस बन सकता है। तो यहाँ जो बनाया हुआ इस वक्त 1 ओवर एक्स और 1 ओवर वाई और 1 ओवर जेड, ये पहले ले लिया गया है। 1 ओवर एक्स अगर करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 ओवर वाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, जो मैंने भी आपको बताया था कि इसको एक्स से, इसको वाई से, इसको जेड से मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या है कि आपका जो मल्टीप्लायर्स हैं वो 1 ओवर एक्स, 1 ओवर वाई, 1 ओवर जेड हो जाएंगे। अच्छा जी, अब करवाएं जरा इससे मल्टीप्लाई आप, तो क्या आपके पास आता है 1 ओवर एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये यानी ये तो ओरिजिनल अब आपके पास है ऑक्सिलरी इक्वेशंस है ना। तो आपने किया जी इसको 1 ओवर एक्स से मल्टीप्लाई किया, इस वाले को भी 1 ओवर एक्स से मल्टीप्लाई करके क्या बनता है, वो एक्स कट जाएगा। ऊपर वाले को 1 ओवर एक्स से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, नीचे वाले को भी, यानी आप देखें क्या करके रहे हैं, हम इसको 1 ओवर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी एक्स, 1 ओवर वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस डी वाई, 1 ओवर जेड से मल्टीप्लाई करके डी जेड से मल्टीप्लाई करके अब ऐड कर रहे हैं। इसी तरह इसको भी 1 ओवर एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स एक्स से कट जाएगा, 0 रह जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड। इसको भी 1 ओवर वाई से मल्टीप्लाई करा है, ऊपर भी कराना है नीचे भी कराना है। मल्टीप्लायर्स का काम है जिस मल्टीप्लायर को ऊपर से वाले से मल्टीप्लाई कराना है उसी से नीचे से करवाना है। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करा रहे हैं 1 ओवर एक्स से, नीचे वाले को भी 1 ओवर एक्स से मल्टीप्लाई कराना है, एक्स एक्स से कट जाएगा।
ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कराना है 1 ओवर वाई से, नीचे वाले को भी उसी से करवाना है। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कराना है 1 ओवर जेड से, नीचे वाले को भी उसी से कराना है। जब मैंने इसको 1 ओवर वाई से मल्टीप्लाई कराया है तो वाई कट गया, इसको 1 ओवर जेड से मल्टीप्लाई किया है तो जेड कट गया। अब जो काम ऊपर करना है वही नीचे करना है। ऊपर आपने सारे ऐड किए, नीचे भी सारे ऐड करने हैं। ये जो नेगेटिव साइन इसका अपना ही आ रहा था, इससे आपको नजर आ रहा होगा कुछ चीजें कट रही हैं। क्या चीज कट रही है, ये आप देखें माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर, ये जेड और ये माइनस जेड बन जाएगा ना इस नेगेटिव साइन की वजह से। फिर ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इसकी वजह से। तो ये सारे कट के हमारे पास आ गया जीरो, और यही हम चाह रहे थे क्योंकि सक्सेसफुली हो गया ना फिर ये कि आपके मल्टीप्लायर जो हैं सक्सेसफुल हो गए हैं। अब ये फिर मैं समझा देता हूँ आपको कि 1 ओवर एक्स प्लस, इसका मतलब होता है कि ये ऊपर वाली चीज़ इसके प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल है तो फिर ये बराबर आएगी दिस थिंग इज इक्वल टू टी इंटू जीरो। तो टी इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, टी सम रियल नंबर है। तो इस तरह से आपके पास ये ऊपर वाली चीज़ जो है फिर जीरो के इक्वल आ जाएगी। 1 ओवर एक्स प्लस डी एक्स प्लस 1 ओवर वाई डी वाई प्लस 1 ओवर जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो हम इसको लिख लेते हैं फिर। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, वेरिएबल्स पहले ही सेपरेट हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे 1 ओवर एक्स डी एक्स, 1 ओवर वाई डी वाई, 1 ओवर जेड डी जेड। तो 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स, इसकी लॉग वाई, इसकी लॉग जेड। चूंकि सारी इंटीग्रेशन में लॉग आए हैं तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ कांस्टेंट ना लगाएं बल्कि उसके साथ भी लॉग लगा दें, लॉग C1। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, लॉग लॉग का फॉर्मूला लगाएं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड आ जाता है लॉग एक्स वाई जेड। अब आप दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं, लॉग कटता नहीं, ऐसे नहीं काटते आप, एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग कैंसिल हो जाएगा एंटी लॉग के साथ, ई वो आ जाएगा ई की पावर लॉग एक्स वाई जेड, सिर्फ एक्स वाई जेड रह जाएगा और इधर सिर्फ C1 रह जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास मल्टीप्लायर जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था शुरू में, एक्स वाई माइनस वन, वो मल्टीप्लायर अगर आप यूज़ करते हैं तो ऊपर वाली को आपने मल्टीप्लाई कराना है एक्स के साथ। ये देखें यहाँ पे करवाया एक्स डी एक्स, नीचे भी एक्स से मल्टीप्लाई कराना है, पहले से एक्स मौजूद था अब एक्स स्क्वायर हो गया। ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कराना है वाई के साथ और नीचे वाली को भी वाई के साथ कराना है। जब नीचे वाली को वाई से करवाया तो वाई स्क्वायर हो गया। ऊपर वाली को कराना है -1 के साथ, तो नीचे वाली को भी करा दिया -1 के साथ, तो फिर ये आ गया। अगले स्टेप में आप देखते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास कुछ चीज़ें कट जाती हैं। कौन कौन सी कटती है, एक्स स्क्वायर ये इसके साथ कटा, एक्स स्क्वायर जेड जो है वो इसके साथ कटा, वाई स्क्वायर जेड जो है वो इसके साथ कटा। तो इस तरह से इसने भी मल्टीप्लायर्स ने काम अपना कर दिया और आपके पास डिनोमिनेटर में जीरो आ गया है। तो अब आप क्या लिखेंगे, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अब 2 मल्टीप्लाई करा दें 2 से इंटीग्रेशन करने से पहले, ताकि वो एक्स स्क्वायर बाई 2 जो है तो 2 कट जाए। उसके बाद इंटीग्रेशन की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 जेड इज इक्वल टू C2। ऑब्वियसली अब फिर आपके पास है कंडीशन। अच्छा ये देखें यहाँ तक आपका जो है ना सोल्यूशन आ गया है C1 और C2 की फॉर्म में, U इज इक्वल टू C1 और U इज इक्वल टू V इज इक्वल टू C2। ये जो यहाँ तक सोल्यूशन आया है ये लग्रांज मेथड है, इसमें कांस्टेंट की वैल्यूज डिटरमिन नहीं हुई। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है, अप्लाई इनिशियल कंडीशंस, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस x प्लस वाई इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 3। तो थर्ड में C1 है, वहाँ पे x प्लस वाई 0 पुट किया और z इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो आपके पास C1 की वैल्यू निकल आई है -x²। इसी तरह आप जो दूसरी कंडीशन है वो अगर अप्लाई करते हैं, यानी दूसरी क्वेश्चन जो आई हुई थी जिसमें C2 था उसमें वही कंडीशन अप्लाई करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 1 इन 4 वी हैव जी, क्या हो जाता है फिर यहाँ से अगर आप मालूम करते हैं तो ये आ जाता है C2 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2x² माइनस 2 इज इक्वल टू C2। नो ये वाली वैल्यू जो है C1 और C2 की वैल्यू जो हैं ये आपने पुट करनी है, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x² इज इक्वल टू -C1 फ्रॉम 5 and 6। तो इक्वेशन नंबर 5 में आपने वैल्यू निकाली है C1 की -x² या फिर x² की -C1, तो ये आप इसमें पुट कर देते हैं। इसमें जो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आई है, मैं ज़रा रिपीट कर दूँ थोड़ा सा। इक्वेशन नंबर 5 में आपने C2 की वैल्यू निकाली है, वो वहाँ से x² की वैल्यू निकालें और वो वाली x² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दें जिसमें C2 इन्वॉल्व है। आपके पास इक्वेशन आ जाएगी -2C1 प्लस C2 -2 इंटू C1 प्लस 1 C2, और आपके पास बन के गया पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2। अब आपके पास C1 की वैल्यू भी आ गई है, C2 की वैल्यू पहले से मौजूद है, और एक रिलेशन आपने मालूम कर लिया 7 जिसमें C1 और C2 दोनों मौजूद है। तो जो आपने C1 और C2 की वैल्यूज निकाली हुई हैं फ्रॉम 3 and 4 in 7 वी हैव, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 फ्रॉम 3 and 4 in 7 वी हैव, वो आप वहाँ पुट कर देते हैं, यू गेट द सोल्यूशन।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो मैं इसके स्टेप जरा आपको रिपीट कर दूं कि हुआ क्या है। देखें यहाँ तक तो कोई इशू नहीं हुआ, आपने C1 भी निकाल लिया, C2 भी निकाल लिया। अब आप इक्वेशन नंबर 3 में आपने निकाली हुई है C1, वो आंसर आया हुआ कर्व आई है इज इक्वल टू C1। आपने ये वैल्यू पुट की तो C1 की वैल्यू आ गई -x²। ठीक होगी बात। अगला काम ये है कि आप ना दूसरी वैल्यू पुट करते हैं तो C2 की वैल्यू आ जाती है आपके पास, ये C2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में आ जाती है। अब आप ये करते हैं कि इक्वेशन 5 और 6 में से जो वेरिएबल आया हुआ ना x², इसको एलिमिनेट करा दें, C1 C2 को एलिमिनेट ना करवाएं, वो हो गए भी नहीं, एक में C1 है दूसरी में C2 है। तो वो कैसे होगा कि आप 5 में से वैल्यू निकालते हैं x² की और पुट करते हैं 6 में, तो ये एलिमिनेशन हो जाती है, ये आपके पास आ जाती है C1 और C2 रह जाते हैं और वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। अब फाइनली आपने ये करना है कि जो आपके पास C1 C2 की वैल्यूज मौजूद हैं कोई ये नंबर 3 और 4 और 5 में, वो यहाँ आप पुट कर दें। C1 की वैल्यू आपके पास 3 में है और C2 की वैल्यू आपके पास 4 में है, वो जो 7 इक्वेशन आई है उसमें पुट कर दें। तो जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास एक कर्व आ जाएगी, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जो आपने लगरांज मेथड से किया था उसमें आपके पास दो कर्व्स आती थी, एक U कर्व आती थी C1 के बराबर और एक V कर्व आती थी C2 के बराबर। आपने U और V कर्व को कंबाइन कर लिया है इस तरह से। कैसे कंबाइन कर लिया है? जब आपने x² की वैल्यू जो है इस इक्वेशन से जो 5 इक्वेशन उसमें पुट करके जिसमें C1 था C2 में पुट की, x² खत्म हो गया और वो एक ऐसी रिलेशन आ गई जिसमें दोनों C1 और C2 इन्वॉल्व हैं। तो वो लगरांज मेथड से जो आपने C1 और C2 की कर्व्स निकाली हुई हैं वो इसमें पुट कर देंगे, तो वो दो कर्व से फिर दो इक्वेशन से एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें C1 और C2 दोनों मौजूद नहीं होंगे। तो ये जो सोल्यूशन है ये आपका काशी प्रॉब्लम को काशी ने प्रेजेंट किया, इसलिए हम इसे कहते हैं काशी मेथड फॉर द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी। तो इसने आपको फिर ये रिजल्ट दिया, इस फॉर्म में आपने लिख दिया। इस फॉर्म से अब बेहतर ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल आप जो है अलहदा कर लें तो कर्व आ जाएगी आपके पास। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा z है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल आप करते हैं इस तरह निकालते हैं, अलहदा कर लेते हैं x² + y² + 2/2 1 - x y। ये यहाँ तो डिपेंडेंट वेरिएबल आसानी से निकल सक रहा था कॉमन शमन लेके। तो अगर कोई ऐसी हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल स्क्वायर क्यूब वगैरह की फॉर्म में हो तो फिर उसी फॉर्म में ही रहने देंगे, उसको वैल्यू को निकालेंगे नहीं, ना ही हमसे निकलेगी। तो ये आ गई है विच इज़ द कंप्लीट इंटीग्रल सरफेस ऑफ द गिवन पीडी। जी क्या स्टेप्स किए हैं हमने? हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें ए बी सी हमें पता चल गया, dx/a इज इक्वल टू dy और b इज इक्वल टू dz/c करके ये एक्सिलरी इक्वेशंस आ गई हमारे पास। हमने एक मल्टीप्लायर्स यूज करके एक कर्व निकाली जो कि C1 के बराबर थी, फिर दूसरे मल्टीप्लायर्स यूज किए हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लायर जो मैंने यूज किए हैं आप भी वही करें, आपने याद तो नहीं करने, आप कुछ और भी कर सकते हैं, बस 0 आ जाए वो यूज करके आपने दूसरी कर्व निकाली। अब जब दूसरी कर्व निकाल ली दोनों कर्व्स में, अब वो आपने जो उसने कंडीशंस दी हुई थी वो निकाल के C1 और C2 की वैल्यूज निकली है इन टर्म्स ऑफ x²। फिर वो उन दोनों वैल्यूज में से x² को एलिमिनेट कर दिया तो एक रिलेशन आ गई 7 जिसमें C1 C2 मौजूद थी। तो आपने जो सोल्यूशन निकाला हुआ था C1 C2 वो उसमें पुट कर दिए हैं और सिंप्लीफाई करके z की वैल्यू निकाल ली। दिस गिव्स यू द काशी सोल्यूशन ऑफ द कोसाई लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीज।